रोशन बाबू अपनी वालिदैन की इकलौती औलाद थी। ज़्यादा लाड प्यार ने इसे किसी हद तक बिगाड़ भी दिया था। नरगिस के साथ भी इसकी अक्सर लड़ाई होती रहती थी। नरगिस ने ग्रेजुएशन कर लिया। रोशन के वालिद का इंतकाल हो गया। माँ के इंतकाल के बाद रोशन बाबू के रवैये में तब्दीली आ गई और वो नरगिस की तरफ माइल होने लगा। रोशन बाबू के बाप को अंदाज़ा हो गया कि इन दोनों में बात कुछ आगे बढ़ सकती है। इसने नरगिस के बाप को मजबूर कर दिया कि वो जल्द से जल्द कोई लड़का देखकर नरगिस की शादी कर दे। इस तरह 2 महीने के अंदर अंदर नरगिस की शादी हो गई। लेकिन चंद रोज़ बाद ही यह सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि रोशन का शोहर अब्दुल कादिर ना सिर्फ शराबी और जवारी है बल्कि डाकुओं का मुखबिर भी है। इसने चंद रोज़ बाद ही नरगिस के तमाम जेवरात जुए में हार दिए और इसके बाप से बड़ी बड़ी रकमें तलब करता रहा। नरगिस का बाप खामोशी से इसके मुतालबात पूरे करता रहा। एक रोज़ अब्दुल कादिर ने जुए में बड़ी रकम हारने के बाद अपनी बीवी को भी दाव पर लगा दिया और इसे भी हार गया। वह नरगिस को धोखे से अपने साथ ले गया और इस जवारी के हवाले कर दिया। नरगिस बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत और जान बचाकर वहां से भागी थी। वो अपने बाप के घर जाने की बजाय रोशन बाबू के घर आ गई और इसे सब कुछ बता दिया। नरगिस के बाप को जब पता चला तो इस पर दिल का ऐसा दौरा पड़ा कि जाम पर न हो सका। रोशन बाबू को भी ये सब कुछ मालूम हो चुका था। वो खासा जोशीला जवान था। इसने अब्दुल कादिर को बाजार में पकड़ लिया और इसकी ठीक ठाक धुनाई कर डाली। इसके 3 दिन बाद जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। इस वक्त अड्डे पर कई जवारी थे जिनमें कुछ मुसल्ले भी थे। उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से 2 जवारी मारे गए जिनमें नरगिस का शौहर अब्दुल कादिर भी था। नरगिस अब रोशन बाबू के घर ही रहने लगी। चंद महीनों बाद रोशन बाबू के बाप का भी इंतकाल हो गया। आम लोगों का ख्याल था कि अब रोशन बाबू नरगिस से शादी कर लेगा, मगर इसने शादी नहीं की। अलबत्ता वो एक ही घर में रहते रहे। लोग इनके बारे में बातें भी करते, मगर रोशन बाबू जैसे शख्स को भला किसी की परवाह हो सकती थी। बाप के इंतकाल के बाद रोशन बाबू ने कारोबार संभाल लिया था और इसे खूब तरक्की दी थी। इसने ये कोठी बनवाई और पुराना मोहल्ला छोड़कर वो लोग यहाँ मुंतकिल हो गए। नरगिस के कहने के मुताबिक रोशन बाबू ने शादी नहीं की। अलबत्ता खूबसूरत औरतें इसकी कमजोरी थी। वो औरत बदलता रहता था, लेकिन नरगिस के साथ इसके ताल्लुकात में कभी जवाल नहीं आया था। इसने नरगिस को घर के स्याह सफ़ेद का मालिक बना रखा था। कन्याकुमारी से भी इसकी दोस्ती साल भर पुरानी थी और वो कई मरतबा यहाँ आ चुकी थी। रोशन बाबू के साथ कई औरतें इस कोठी में आ चुकी थीं, मगर नरगिस ने इसकी सरगर्मियों पर कभी कोई एतराज़ नहीं किया था, बल्कि वो इसके साथ आने वाली औरतों की सेवा करती थी। अब ये बात भी समझ में आ गई थी कि एक हाउस कीपर घर की मालिक से इतनी बेतकल्लुफ़ क्यों थी। वो दोनों अगरचे रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक नहीं हुए थे, मगर इनके ताल्लुकात मियाँ बीवी जैसे ही थे। रोशन बाबू और नरगिस का किरदार अगरचे किसी लिहाज से भी काबिल तारीफ़ नहीं था, लेकिन मुझे इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए थी। वो हमारे हमदर्द बन गए थे और हमारे लिए यही बात काफ़ी थी। रत्ना की बीमारी से वो जिस तरह परेशान हो रहे थे, इससे भी इनकी हमदर्दी का अंदाज़ा होता था। नरगिस दोपहर का खाना तैयार करने के लिए नीचे चली गई। 2 बजे खाना तैयार हो गया। रत्ना भी जाग गई थी। रोशन बाबू नहीं आया था। नरगिस खाना ऊपर लेकर कमरे में आ गई थी। इसने पहले रत्ना को थोड़ा बहुत खाना खिलाकर दवाई दी और फिर हम इसी कमरे में बैठकर खाना खाने लगे। खाने के बाद रत्ना के सीने पर क्रीम की मालिश करने के लिए हमें कमरे से निकाल दिया गया। नरगिस जिस तरह रत्ना की खिदमत कर रही थी, इससे मैं काफ़ी मुतासिर हुआ था। नरगिस और कन्याकुमारी तो नीचे चली गई थी। मैं रत्ना के करीब बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर तक मैं रत्ना से बातें करता रहा। फिर मुझ पर नींद का गलबा तारी होने लगा और मैं बातें करते करते नींद की आगोश में पहुंच गया। मेरी आँख खुली तो शाम होने वाली थी और इस वक्त बड़ी क़यामत खेज़ बारिश हो रही थी। मैं खिड़की के सामने खड़े होकर बाहर देखने लगा। खिड़की बंद थी। बारिश बहुत धुआंधार थी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कुछ देर तक खिड़की के सामने खड़ा रहा, फिर कमरे से निकलकर नीचे आ गया। इस वक्त 6 बजने वाले थे, मगर रोशन बाबू वापस नहीं आया था। वो अपने दफ्तर ही में बैठा हुआ है। मेरे पूछने पर नरगिस ने बताया, मैंने फ़ोन किया था, बारिश रुकने के बाद ही आएगा। सड़कों पर जल थल हो रहा है। यहाँ ऐसा ही होता है, या तो 2-2 साल बारिश नहीं होती और जब होती है तो इस तरह क़यामत ढा देती है। बारिश तो वाकई क़यामत खेज़ है। लगता था जैसे बारिश ने तय कर लिया हो कि आज ही बरसेगी और फिर कभी नहीं बरसेगी, और मुझे तो लगता था कि ये बारिश रात भर रुकने का नाम नहीं लेगी और इसकी शिद्दत में भी कभी नहीं आएगी। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। बारिश रात भर जारी रही। नरगिस और कन्याकुमारी भी नीचे के तमाम दरवाजे बंद करके ऊपर हमारे कमरे में आ गई। रात 11 बजे के करीब रोशन बाबू का फ़ोन आ गया था कि अब वो घर नहीं आएगा, रात दफ्तर में ही गुजारेगा। मौसम एकदम ठंडा हो गया था। नरगिस चंद कंबल ले आई थी। रत्ना पर एक और कंबल डाल दिया गया था कि इसकी तबीयत न बिगड़ जाए। ये गनीमत था कि इस क़यामत खेज़ बारिश में बिजली नहीं हुई थी।
वैसे नरगिस ने एहतियातन 2 टॉर्चें अपने करीब रख ली थीं। सुबह मेरी आंख जल्द खुल गई। बारिश का धुआंधार सिलसिला सुबह 6 बजे तक जारी रहा और फिर इसका जोर टूट गया। मजीद 1 घंटे बाद बारिश बंद हो गई। नरगिस ने बड़ी मुश्किल से 8 बजे के करीब बिस्तर छोड़ा। वो नीचे चली गई और हम सब के लिए चाय बना कर ले आई। 9:30 बजे के करीब रोशन बाबू भी आ गया। वो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा था और इसके बकौल बारिश ने शहर में तबाही मचा दी थी। हम तो खैर वक़्त के कैदी थे ही, लेकिन बाबू रोशन भी 2-3 दिन तक बाहर नहीं निकला था। रत्ना की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। उस रोज़ के बाद डॉक्टर जसवंत सिर्फ 1 मरतबा और आया था। इसने वही अद्वियात बाकायदगी से जारी रखने की हिदायत की थी और रोशन बाबू को ये बताया था कि वो एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दिल्ली जा रहा है। इसके बाद एक ज़ाती काम के सिलसिले में बरेली जाना होगा। इस तरह इसकी वापसी में कम से कम 1 हफ़्ता लग जाएगा। इस दौरान अगर मरीज़ा की तबीयत ख़राब हो जाए तो इसे फ़ौरी तौर पर अस्पताल ले जाएं। बारिश अगरचे ख़त्म हो चुकी थी, मगर शहर की हालत अब भी बहुत अबतर थी और इसके साथ ही हमारी तलाश का सिलसिला भी जारी था। गुज़श्ता रात एक पाकिस्तानी नौजवान को गिरफ्तार किया गया था, जो 3 दिन पहले अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान से यहाँ आया था और इसके साथ इस घर के कुछ और लोगों को भी हिरासत में लेकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। रोशन बाबू 3 रोज़ बाद घर से बाहर निकला था। इस वक्त दिन के 11 बज रहे थे। मैं और कन्या कुमारी रत्ना वाले कमरे में बैठे हुए थे। नरगिस नीचे किसी काम में मसरूफ़ थी। हम तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि नीचे फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। 3 मरतबा घंटी बजने के बाद ही नरगिस ने इसे उठा लिया। मेरे ख्याल में वो रोशन बाबू की कॉल होगी। तकरीबन 5 मिनट बाद नरगिस कमरे में दाखिल हुई। वो बुरी तरह बदहवास हो रही थी। इसकी कैफियत देखकर मैं उछल पड़ा। क्या हुआ, क्या बात है? मैंने पूछा। यहाँ रेड होने वाला है, उठो जल्दी करो, नरगिस ने चीख कर कहा। मैं उछलकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। सबसे पहले मैंने लपक कर अपनी राइफल उठा ली। दूसरी राइफल कन्या कुमारी ने संभाल ली। मेरा दिमाग चकरा रहा था। यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं थी। कोठी का पिछवाड़ा भी ऐसा नहीं था कि हम दीवार फांद कर किसी तरफ निकल सकते। कोठी की पिछली तरफ दीवार के साथ ढलान थी, जिस पर उतरना मुमकिन नहीं था। मेरे साथ आओ, जल्दी करो, नरगिस ने चीख कर कहा। कहाँ? मैंने पूछा। नीचे तहखाने में, नरगिस ने जवाब दिया। रत्ना भी इस काबिल नहीं थी कि अपने पैरों से चल सकती। मैंने इसे कंधे पर लाद लिया। कन्या कुमारी बेड साइड टेबल पर रखी हुई इसकी दवाइयाँ उठाने लगी। नरगिस ने 2 कंबल उठा लिए थे। हम कमरे से निकलकर तेज़ी से चलते हुए नीचे आ गए। नरगिस आगे थी और हम इसके पीछे थे। नरगिस किचन वाले दरवाजे में दाखिल हो गई। मैं पहली मरतबा इस तरफ आया था। आगे कुशादा रहदरी थी, जिसके दोनों तरफ दीवारों पर कैबिनेट बने हुए थे, जिसमें कीमती और खूबसूरत बर्तन रास्ता थे। इस रहदरी से आगे बहुत कुशादा किचन था, बहुत मॉडर्न और जदीद तरीन। एक तरफ तकरीबन 6 इंच ऊंचा चबूतरा बना हुआ था, जिस पर डीप फ्रीज़र रखा हुआ था। चबूतरे की एक तरफ डैलान से बनी हुई थी। नरगिस ने फ्रीज़र के साथ वाली दीवार पर लगे हुए स्विच बोर्ड का एक बटन दबा दिया। डीप फ्रीज़र चबूतरे से फिसलता हुआ नीचे फर्श पर आ गया। डीप फ्रीज़र के पीछे दीवार के निचले हिस्से पर भी एक स्विच बोर्ड लगा हुआ था। फ्रीज़र का प्लग भी इस स्विच बोर्ड के एक सॉकेट में लगा हुआ था। नरगिस ने झुककर एक बटन दबा दिया। चबूतरे की एक ईंट के बराबर बाउंड्री तो अपनी जगह पर कायम रही, अलबत्ता इसका दरमियानी हिस्सा अपनी जगह से हरकत करता हुआ फर्श के अंदर गायब होने लगा। अंदर सीढ़ियाँ थी जिसमें रोशनी नज़र आ रही थी। जल्दी से नीचे उतर जाओ, मैं तुम लोगों की बाकी चीज़ें लेकर आती हूँ, नरगिस कहती हुई वापस चली गई। इसने दोनों कंबल कन्या कुमारी के कंधे पर लाद दिए थे। मैं रत्ना को कंधे पर संभाले आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगी। कन्या कुमारी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। नीचे कुशादा तहखाना था, जिसमें कमरे बने हुए थे। एक कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर मैं अंदर घुस गया। ये कमरा बेडरूम की तरह रास्ता था। मैंने रत्ना को बिस्तर पर लिटा दिया और कन्या कुमारी को वहीं रुकने का इशारा करते हुए सीढ़ियों की तरफ लपका। नरगिस नीचे वाले कमरे से कन्या कुमारी के कपड़े लेकर निकल रही थी। मैं ऊपर दौड़ गया। मैंने रोशन बाबू के कपड़े पहने हुए थे और रत्ना ने नरगिस के। हमारे पुराने कपड़े और जूते ऊपर ही थे। मैं कमरे में घुसकर वो सब कुछ समेटने लगा और बाहर निकलने से पहले तनकीदी नज़रों से कमरे का जायज़ा लिया। कोई मामूली सी चीज़ भी हमारा राज फाश कर सकती थी। मैं जब नीचे पहुंचा तो नरगिस सीढ़ियों के करीब खड़ी थी। हम दोनों तेज़ी से चलते हुए किचन में पहुंच गए और ठीक इसी वक्त बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। किचन की खिड़की से कोठी का गेट सामने दिखाई देता था। मैंने इस तरफ देखा तो मुझे गेट के साथ दीवार पर 2 हाथ नजर आए। बाहर से कोई आदमी दीवार पर चढ़ रहा था। इससे ज़रा फासले पर 2 हाथ और नजर आए और अगले ही लम्हे 2 आदमी दीवार पर चढ़ गए। मेरे दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज़ हो गई। वो ब्लैक कैट्स कमांडोज थे। नरगिस ने कन्या कुमारी के कपड़े तहखाने की सीढ़ियों पर फेंक दिए। जल्दी करो, वो लोग अंदर कूद रहे हैं, इसने घुटी घुटी सी आवाज़ से कहा। मैं खिला में घुस गया और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता चला गया। नीचे आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते ही
मैंने ऊपर देखा, खिला का फर्श सिरकता हुआ अपनी जगह पर आ रहा था। मैंने हाथ में उठाई हुई चीज़ें नीचे फेंक दी और सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ आखिरी सीढ़ी पर बैठ गया। चंद सेकंड्स बाद ही ऊपर दौड़ते हुए कदमों की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं और फिर नरगिस की चीख भी सुनाई दी। मैं चबूतरे के नीचे दबका बैठा था। ऊपर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं और फिर खामोशी छा गई। वो लोग शायद किचन से निकलकर दूसरी तरफ कमरे में चले गए थे। मैं नीचे आ गया, सीढ़ियों पर से कन्याकुमारी के कपड़े और ज़मीन पर पड़ी हुई दूसरी चीज़ें उठाई और तहखाने के वसी हॉल उबूर करके इस कमरे में आ गया। कन्याकुमारी ने रत्ना को बिस्तर पर ठीक से लिटाकर कंबल उड़ा दिया था। रत्ना का चेहरा खौफ से पीला हो रहा था। डर क्यों रही हो रत्ना? मैंने कहा। हम यहाँ बिल्कुल महफूज हैं, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। अगर उन्होंने नरगिस पर तशद्दुद करके इसकी ज़ुबान खुलवा ली तो हम यहाँ इस चूहेदान में मारे जाएंगे, रत्ना ने जवाब दिया। नरगिस ऐसी नहीं है, मैंने जवाब दिया। अब तक मैं इन दोनों के बारे में बहुत अच्छी राय कायम कर चुका था। नरगिस और रोशन बाबू अपनी जान तो दे सकते हैं मगर हमारे बारे में नहीं बताएंगे। वैसे मेरा ख्याल है रोशन बाबू भी पहुंचने वाला होगा। कोई शहर का मुअज़्ज़ज़ और बाअसर आदमी है, इस मामले को संभाल लेगा। काश ऐसा ही हो, रत्ना ने कहा। इस कमरे में एक छोटी मेज़ और 2-3 कुर्सियां भी पड़ी थीं। कन्याकुमारी ने मेज़ साफ़ करके दवाएं वगैरह इस पर रख दी और कुर्सियां साफ़ करने लगी। मैं थोड़ी देर बाद फिर सीढ़ियों पर चला गया मगर ऊपर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। 2 घंटे गुजर गए, हमें कुछ इल्म नहीं था कि ऊपर क्या हो रहा है। ब्लैक कैट्स के कमांडोज कोठी में मौजूद थे या चले गए थे, और क्या वो लोग नरगिस और रोशन बाबू को भी साथ ले गए थे या छोड़ गए थे। लेकिन मेरे लिए सोचने की सबसे बड़ी बात ये थी कि पुलिस को यहाँ हमारी मौजूदगी का पता कैसे चला। इन्हें कोई इत्तला मिली थी हमाज रोशन बाबू के मुसलमान होने की वजह से इस पर किसी किस्म का शुबा हुआ था, और रोशन बाबू को कैसे पता चला था कि कोठी पर रेड होने वाली है। मैंने कन्याकुमारी के साथ पूरे तहखाने का जायज़ा ले लिया था। बहुत वसी और इस तहखाना था। इसमें एक बड़ा हॉल और 4 कमरे थे। एक कमरा ड्राइंग रूम के तौर पर रास्ता था और 3 बेडरूम्स, हॉल और कमरों में लालटेनी स्टैंडर्ड्स और ऐसी चीज़ें नजर आ रही थीं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यह तहखाना किसी वक्त निगार खाने के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। शायद कभी यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग की गई हो और फालतू चीज़ें यहीं छोड़ दी गई हों। 3 घंटे बाद सीढ़ियों की तरफ से हल्की सी आहट सुनकर मैंने राइफल संभाल ली और कमरे में दरवाजे की आड़ लेकर खड़ा हो गया। कन्याकुमारी ने भी राइफल उठाकर मेरी तरह पोजीशन ले ली। रत्ना कुमारी का बेड साइड में था और इसने और कन्याकुमारी ने यह तय कर लिया था कि अगर पुलिस या ब्लैक कैट्स कमांडोज हुए तो हम बिला दरेग फायर खोल देंगे। इसमें कोई शुबा नहीं कि इस तरह हमारे ज़िंदा बचने के इम्कानात बिना होने के बराबर थे, लेकिन हम मरने से पहले भी कुछ कर दिखाना चाहते थे। लेकिन वो ना तो पुलिस थी और ना ही ब्लैक कैट्स कमांडोज, वो नरगिस और रोशन बाबू थी। नरगिस की हालत देखकर मैं उछल पड़ा। इसके बाल बिखरे हुए और कमीज़ फटी हुई थी, दायां गाल सूजा हुआ था, जिससे मुझे ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि रोशन बाबू के आने से पहले इसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मैं दरवाजे की आड़ से निकलकर सामने आ गया। राइफल मेरे हाथ में थी। चले गए वो हरामी, नरगिस ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इसके होंठों पर ज़ख्मी सी मुस्कुराहट थी। ये तो शुक्र है कि मुझे बरवकत पता चल गया और मैंने नरगिस को फ़ोन कर दिया था, वरना बेखबरी में मारे जाते और तुम लोगों के साथ हमारा भी हिसाब किताब हो चुका होता, रोशन ने कहते हुए हॉल की दीवार पर लगे हुए एक बॉक्स का ढकना खोल दिया। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि इस बॉक्स में एक टेलीविज़न था। बॉक्स के साथ ही एक छोटा सा स्विच बोर्ड था। रोशन ने एक स्विच ऑन कर दिया और टीवी के करीब रखा हुआ रिमोट कंट्रोल उठाकर एक बटन दबा दिया। टीवी स्क्रीन रोशन हो गई। बरामदा और इसके सामने गेट तक का मंजर दिखाई देने लगा। अब हम इत्मीनान से बैठकर बात कर सकते हैं। इसने रिमोट कंट्रोल एक तरफ रख दिया। हो सकता है वो दोबारा किसी वक्त यहाँ आ जाए, मगर हमें फ़ौरन पता चल जाएगा। मैं हैरत से कभी टीवी स्क्रीन और कभी रोशन बाबू को देख रहा था। मुझे याद आ गया कि ऐसे ही सारे इंतजामात माउंट आबू में पंडित भैरू ने भी अपनी कोठी में कर रखे थे। हम लोग रत्ना वाले कमरे में आ गए। यहाँ भी खुले दरवाजे से टीवी स्क्रीन पर निगाह रखी जा सकती थी। मुझे अफसोस है रत्ना देवी, रोशन बाबू इसकी तरफ देखते हुए बोला। तुम्हें तो ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ अचानक ये आफत आन पड़ी जिसकी वजह से तुम्हें भी तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ कैसी? रत्ना बोली। अगर तुम बर वक़्त बीबी को फ़ोन न कर देते तो यहाँ की सूरत हाल कुछ और होती। लेकिन रोशन बाबू, मैंने कहा, तुम तो ऑफिस में थे, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ रेड होने वाली है? बात दरअसल ये है नाजी, रोशन बाबू नज़रें चुराते हुए बोला। मेरे पापा का बिज़नेस तो बहुत साफ़ सुथरा था, लेकिन जब मैंने कारोबार संभाला तो ना तजुर्बाकारी की बिना पर पे दर पे नुकसान होने लगा। फिर दोस्तों के मशवरे पर मैंने बिज़नेस तब्दील कर दिया और जो नया बिज़नेस शुरू किया है इसमें पुलिस का ताउन ज़रूरी था। मेरा कारोबार अगरचे जराइम के ज़ुमरे में आता है,
लेकिन पुलिस से ताल्लुकात हों तो फिर पकड़ धकड़ का खौफ नहीं रहता। सिर्फ ताल्लुकात ही नहीं, इन्हें हिस्सा भी देना पड़ता है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, इस तरह पुलिस में ऊपर की सतह पर कुछ ताल्लुकात हैं जो आज काम आ गए। एक एसीपी ने मुझे फ़ोन पर इतला दी थी कि ब्लैक कैट्स की एक पार्टी 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी कोठी पर रेड करने वाली है। मैंने फ़ौरन बीबी को फ़ोन कर दिया। वो एक बार फिर खामोश हो गया। इसकी नज़रें सामने टीवी स्क्रीन पर मरकूज़ थीं। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, एसीपी का ख्याल था कि ये रेड मेरे बिज़नेस के सिलसिले में हो रहा है, लेकिन ब्लैक कैट्स के नाम से मैं चौंका था। मेरा ख्याल था कि ब्लैक कैट्स को किसी तरह यहाँ तुम लोगों की मौजूदगी का शुबा हो गया है, इसलिए मैंने बीबी को फ़ोन कर दिया था और ख़ुद भी अपने दफ्तर से रवाना हो गया था। मगर मुझे यहाँ आने में कुछ देर हो गई। कमांडोज़ मुझसे पहले यहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने बीबी के साथ कुछ ज़्यादती भी की, जिसका मुझे अफसोस है। मैं बरवक़्त पहुँच गया था, वरना हो सकता है वो तशद्दुद करके बीबी से कुछ पूछने में कामयाब हो जाते। नामुमकिन, नरगिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम भूल गए, शायद एक मरतबा पहले भी ऐसा हो चुका है। पुलिस ने तुम्हारी तलाश में छापा मारा था और तुम रोपोश हो गए थे। तुम्हारे बारे में मुझसे पूछने के लिए पुलिस ने क्या क्या जतन नहीं किए थे, लेकिन वो मेरी ज़ुबान नहीं खुलवा सके थे। आज मैं कैसे ज़ुबान खोल देती। हाँ, ये बात तो है। रोशन बाबू मुस्कुरा दिया। रोशन बाबू और नरगिस की बातों से मेरे लिए सोच की और बहुत सी राहें खोल दी थीं। शुरू में जब हम यहाँ आए थे तो रत्ना ने कोठी देखकर एक बात कही थी कि इतनी शानदार कोठी या तो किसी स्मगलर की हो सकती है या किसी ऐसे शख्स की जिसकी आमदनी नाजायज़ और बेहिसाब हो। इस वक्त मैंने रत्ना की बात टाल दी थी, लेकिन अब रोशन बाबू खुद ही खुल रहा था। वो किसी गैर कानूनी कारोबार से वाबस्ता है। वो अभी इसने अपने इस बिज़नेस की वजाहत नहीं की थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वो 2-4 दिन में इस सिलसिले में भी खुल जाएगा। वो दोनों तकरीबन 1 घंटे तक तहखाने में रहे, फिर ऊपर चले गए। नरगिस ने बताया था कि कमांडोज़ ने अच्छी खासी तोड़ फोड़ की थी, हर चीज़ बिखरी हुई थी, इसे बहुत कुछ समेटना था। मैंने और कन्या कुमारी ने इसके काम में मदद की पेशकश की, मगर रोशन बाबू ने मना कर दिया। हो सकता है वो लोग दोबारा रेड करें तो तुम लोगों को तहखाने में आने का मौका भी न मिल सके, रोशन बाबू ने कहा। इसलिए एहतियातन तुम लोग 2-4 दिन नीचे ही रहो तो बेहतर है। इतना जैसे ही ठीक होगी मैं तुम लोगों को पहाड़ी वाले बंगले पर भेज दूंगा, वहाँ कोई ख़तरा नहीं होगा। 1 मिनट, मुझे अचानक ही एक बात याद आ गई। डॉक्टर जसवंत रत्ना का इलाज कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे कोई शुबा हो गया हो और इसने बाहर जाने से पहले पुलिस को इतला दे दी हो? नहीं डॉक्टर जसवंत, ऐसा नहीं हो सकता, रोशन बाबू ने जवाब दिया। अगर इसने कोई इतला दी होती तो ब्लैक कैट्स हमसे ये ज़रूर पूछते कि वो औरत कहाँ है जिसका इलाज हो रहा था। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। अलबत्ता मजमूई तौर पर तुम तीनों के बारे में पूछते रहे। उन्होंने 2 घंटों तक तलाशी ली है। इन्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे इनके शुबे को तक़वियत मिलती। और इत्तफाक कह लो कि 3 दिन पहले मैंने कार की नंबर प्लेट उतार कर ज़मीन में दफन कर दी थी। और ये तुम भी जानते हो, रोशन बाबू ने कहा। उन्होंने इस कार के बारे में भी पूछा था और मैंने बताया था कि मेरी कार है जो बहुत दिनों से ख़राब खड़ी है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, एसीपी ने फ़ोन पर मुझे इतला दी थी, वो भी इस छापामार पार्टी के साथ था। कुछ चीज़ की वजह से जल्दी गुलो खलासी हो गई, वरना ब्लैक कैट्स कमांडोज आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन मैं ये बात भी कहूँगा कि ये बिच्छू की तरह पलट कर भी हमला करते हैं। इसके लिए तुम लोगों को 2-3 दिन ज़ेरे ज़मीन ही रहना होगा। वहाँ वो रिमोट कंट्रोल मेरे हवाले करते हुए बोला, अब अगर कोई गेट फांद कर बंगले में दाखिल भी हो तो इस पर बिप बिप की आवाज़ सुनाई देगी। ये सफ़ेद बटन दबा देना और फिर मुख्तलिफ बटनों से तुम्हें सब कुछ मालूम होता रहेगा। वो मुझे रिमोट कंट्रोल के बारे में समझाता रहा। हर बटन का ताल्लुक कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों से था और इस तरह खुफिया कैमरे लगे हुए थे कि कोई अजनबी कोशिश के बावजूद इन्हें तलाश नहीं कर सकता था। रोशन बाबू ने मुझे अंदर से तहखाने के रास्ते का मैकेनिज़्म भी समझा दिया, लेकिन ये भी कह दिया कि अपने तौर पर वो रास्ता खोलने की कोशिश न करूँ। इसके जाने के बाद मैं रिमोट कंट्रोल के मुख्तलिफ हिस्सों को, कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों को देखता रहा और इसे बरामदे वाले कैमरे पर सेट कर दिया और कन्या कुमारी के साथ कुर्सी पर बैठ गया। तहखाने में ये अंदाज़ा लगाना दुश्वार था कि बाहर दिन का वक़्त था या रात हो चुकी थी। दोपहर का खाना, रात का खाना हमें तहखाने में लाकर दे दिया गया। रोशन बाबू ने ठीक कहा था, ब्लैक कैट्स ने कोठी पर दोबारा हल्ला बोल दिया था। मैं इस वक्त सो रहा था। बिप बिप की आवाज़ सुनकर मेरी आँख खुल गई। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। मैं उठकर हॉल में आ गया और रिमोट कंट्रोल के बटन दबा दिया। मेरी नज़रें सामने टीवी स्क्रीन पर मरकूज़ थीं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।